आप देख रहे हैं खबर चौराहा। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है। श्री पेरम्बतूर के एक धमाके में राजीव गांधी की मौत हो गई थी। ये सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर राजीव गांधी की हत्या की साजिश कब, कैसे, कहां और किसने करी। पहले चलते हैं श्रीलंका के जाफना में। नवंबर 1990। घने जंगलों के बीच एक आतंकी ठिकाने में प्रभाकरण बैठा था। उसके साथ बैठे थे उसके 4 साथी, बेबी सुब्रमण्यम, मुथुराज, मुरुगन और शिवरासन। एक बड़ी साजिश बन रही थी। घंटों तनाव के बीच चली एक बैठक। हर आदमी अपना पक्ष रख रहा था। बेहद गोपनीय इस बैठक में तनाव इतना था कि हवा भी बम की तरह आवाज कर रही थी। उमस और गर्मी के बीच प्रभाकरण बहुत तेजी से सुन और बुन रहा था। आखिर साजिश पूरी हो गई। प्रभाकरण ने राजीव गांधी की मौत के प्लान पर मुहर लगा दी। प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी 4 लोगों को। बेबी सुब्रमण्यम, लिट्टे का आइडियोलॉज, हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ करने की जिम्मेदारी इसी की थी। मुथुराज, प्रभाकरण का खास, हमलावरों के लिए संचार और पैसे की जिम्मेदारी। मुरुगन, विस्फोटक विशेषज्ञ, आतंक गुरु, हमले के लिए चीजें और पैसों का इंतजाम इसी को करना था। शिवरासन, लिट्टे का जासूस, विस्फोटक विशेषज्ञ, राजीव गांधी की हत्या की पूरी जिम्मेदारी इसी पर। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी प्रभाकरण से राजीव की हत्या का फरमान लेने के बाद बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराज 1991 की शुरुआत में चेन्नई पहुंचे। इनके जिम्मे था बेहद अहम और शुरुआती काम। बेबी और मुथुराज को चेन्नई में ऐसे लोग तैयार करने थे जो मकसद से अनजान होते हुए डेथ स्क्वाड की मदद करें। खास तौर पर राजीव गांधी के हत्यारों के लिए हत्या से पहले रुकने को घर दें और हत्या के बाद छिपने का ठिकाना दें। बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराज चेन्नई में सीधे शुभा न्यूज फोटो एजेंसी पहुंचे। एजेंसी का मालिक शुभा सुब्रमण्यम इलम समर्थक था। शुभा सुब्रमण्यम के पास दोनों की मदद का पैगाम बेबी सुब्रमण्यम और मुथुराज के पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका था। शुभा को साजिश के लिए लोकल सपोर्ट मुहैया कराना था। यहां पहुंचकर बेबी और मुथुराज ने अपने अपने टारगेट के मुताबिक अलग अलग काम करना शुरू किया। बेबी सुब्रमण्यम ने सबसे पहले शुभा फोटो न्यूज एजेंसी में काम करने वाले भाग्यनाथन को अपने चंगुल में फंसाया। राजीव हत्याकांड में सजा भुगत रही नलिनी इसी भाग्यनाथन की बहन है, जो उस वक्त एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती थी। भाग्यनाथन और नलिनी की मां नर्स थी। नर्स मां को इसी समय अस्पताल से मिला घर खाली करना था। मुश्किल हालात में घिरे भाग्यनाथन और नलिनी को आतंकी बेबी ने पैसे और मदद के इंतजाम से झांसे में ले लिया। बेबी ने एक प्रिंटिंग प्रेस भाग्यनाथन को सस्ते में बेच दी। इससे परिवार सड़क पर आने से बच गया। बदले में नलिनी और भाग्यनाथन बेबी के प्यादे हो गए। साजिश का पहला चरण था समर्थकों का नेटवर्क बनाना, जो शातिर दिमागों में बंद साजिश को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाने में मददगार साबित हो, वो भी बिना कुछ जाने। एक तरफ बेबी सुब्रमण्यम चेन्नई में रहने के सुरक्षित ठिकाने बना रहा था, तो मुथुराज बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपनी क्रूर साजिश के लिए चुन रहा था। चेन्नई की शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में काम करने वाले इन शैतानों के लिए वरदान बन गए थे। यहीं से मुथुराज ने 2 फोटोग्राफर रविशंकरन और हरिबाबू चुने। रविशंकरन और हरिबाबू दोनों शुभा न्यूज फोटो एजेंसी में बतौर फोटोग्राफर काम करते थे। हरिबाबू को नौकरी से निकाल दिया गया था। मुथुराज ने हरिबाबू को विज्ञानेश्वर एजेंसी में नौकरी दिलवाई। श्रीलंका के बालन नाम के एक शख्स को बुलाकर हरिबाबू का शागिर्द बनाया। इससे हरिबाबू को काफी पैसे मिलने लगे और उसका झुकाव मुथुराज की तरफ बढ़ने लगा। मुथुराज ने एहसान के बोझ तले दबे हरिबाबू को राजीव गांधी के खिलाफ खूब भड़काया कि अगर 1991 की लोकसभा चुनाव में जीतकर सत्ता में आए तो तमिलों की और भी दुर्गति होगी। राजीव की हत्या के लिए साजिश की एक एक ईंट जोड़ी जा रही थी। श्रीलंका में बैठे मुरुगन ने इस बीच जय कुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेजा। ये दोनों पुरूर के साविरी नगर एक्सटेंशन में रुके। यहाँ जय कुमारन का जीजा लिट्टे बम एक्सपर्ट अरिवेयु पेलुरी बालम 1990 से छिप कर बैठा था। इन दोनों को श्रीलंका से चेन्नई भेजने का मकसद था अरसे से चुपचाप पड़े कंप्यूटर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट अरिवेयु पेरुली बालम को साजिश में शामिल करना, ताकि वो हत्या का औजार बम बना सके। आगे चलकर पेरूर का यही घर राजीव गांधी हत्याकांड के प्लान का हेडक्वार्टर बना। यहीं से चलकर पूरी साजिश श्री पेरम्बतूर तक पहुंची। शातिरों को जोड़ने वाले हर शख्स के दिमाग में राजीव गांधी के खिलाफ भीषण नफरत भी पैदा कर रहा था। उन्हें पता था कि भयंकर नफरत के बिना भीषण घिनौनी साजिश को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। जब बेबी और मुथुराजा ने अपने अपने 4 लोग जोड़ लिए तो साजिश में मुरुगन की एंट्री हुई।
मुरुगन ने चेन्नई पहुंचकर बहुत रफ्तार से साजिश को अंजाम देने की कोशिश करी। मुरुगन के इशारे पर जयकुमारन और पायस, नलिनी, भाग्यनाथन, बेबी मुथुराज के ठिकाने पर पहुंच गए। राजीव गांधी विरोधी भावनाएं लोगों के दिमाग में भरी जाने लगी। नलिनी राजीव गांधी के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हो गई थी। नलिनी जिस प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करती थी, वहां छप रही एक किताब सैतानिक फोर्सेस ने उसके ब्रेन वॉश में अहम भूमिका निभाई। ब्रेन वॉश के साथ मुरुगन ने हथियारों की नकली पहचान तैयार करने के लिए जयकुमारन और पायस की मदद से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। पोरूर ही राजीव गांधी की हत्या की साजिश का कंट्रोल रूम बना। शिवरासन ने कमान अपने हाथ में ले ली थी। बेबी और मुथुराज को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। चेन्नई में नलिन, मुरुगन और भाग्यनाथन के साथ शिवरासन ने मानव बम खोजा, पर वो नहीं मिला। शिवरासन ने अरिवेरू पेरुली बालम के बम के डिजाइन को चेक किया। शिवरासन खुद अच्छा विस्फोटक एक्सपर्ट था। सारी तैयारी को मुकम्मल देख मानव बम के इंतजाम में शिवरासन फिर समुद्र के रास्ते जाफना वापस गया, जहां वो प्रभाकरण से मिला। उसने प्रभाकरण को बताया कि भारत में मानव बम नहीं मिल रहा है। इस पर प्रभाकरण ने शिवरासन की चचेरी बहन धनु और शुभा को उसके साथ भारत जाने के लिए रवाना कर दिया। धनु और शुभा को लेकर शिवरासन अप्रैल की शुरुआत में चेन्नई पहुंचा। धनु और शुभा को वो नलिन के घर ले गया, जहां मुरुगन पहले से ही मौजूद था। शिवरासन ने बेहद शातिर तरीके से पायस, राजकुमारन, बम डिजाइनर अरिवू को इनसे अलग रखा और खुद पोरूर के ठिकाने में रहने लगा। अब चेन्नई के 3 ठिकानों में राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश चल रही थी। शिवरासन ने टारगेट का खुलासा किए बिना बम एक्सपर्ट अरिवू को एक ऐसा बम बनाने को कहा जो महिला की कमर पर बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरिवू ने एक ऐसी बेल्ट डिजाइन की जिसमें 6 RDX भरे ग्रेनेड जमाए जा सके। हर एक ग्रेनेड में 80 ग्राम C4 RDX भरा गया। सारे ग्रेनेड को सिल्वर तार की मदद से पैरेलल जोड़ा गया। सर्किट को पूरा करने के लिए 2 स्विच लगाए गए। इसमें से एक स्विच बम को तैयार करने के लिए और दूसरा उसमें धमाके करने के लिए था। पूरे बम को चार्ज देने के लिए 9 mm की बैटरी लगाई गई। ग्रेनेड में जमा किए गए स्प्रिंग कम से कम विस्फोट में 5000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बाहर निकलने वाली, यानी कि हर स्प्रिंटर एक गोली बन गया था। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि RDX चाहे जितना कम हो, अगर धमाका हो तो टारगेट बच न सके, और वही हुआ भी। अब शिवरासन के हाथ में बम भी था और बम को अंजाम तक पहुंचाने वाली मानव बम धनु भी। इंतजार था तो बस राजीव गांधी का, पर इससे पहले वो अपनी साजिश को ठोक बजाकर देख लेना चाहता था। 12 मई 1991 को शिवरासन और धनु ने पूर्व PM VP सिंह और DMK सुप्रीमो करुणानिधि की रैली में एक फाइनल रेकी करी। तिरुवल्लुर के अरकोनम में हुई इस रैली में धनु VP सिंह के बेहद पास तक पहुंची और उनके पैर भी छुए, बस बम का बटन नहीं दबाया। पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की रैली में सुरक्षा का स्तर राजीव गांधी की सुरक्षा के बराबर न सही तो कम भी नहीं था, पर शिवरासन और धनु के शातिर इरादे कामयाब रहे। इससे शिवरासन के हौसले बुलंद हो गए और उसे अपना प्लान कामयाब होते दिखने लगा। लोकसभा चुनाव का दौर था। राजीव गांधी की मीटिंग 21 मई को श्री पेरम्बतूर में तय हो गई। शिवरासन ने पलक झपकते ही तय कर लिया कि 21 को ही पूरी साजिश होगी। 20 की रात शिवरासन नलिनी के घर रैली के विज्ञापन वाला अखबार लेकर पहुंचा और तय हो गया कि 21 को ही साजिश पूरी होगी। नलिनी के घर 20 मई की रात धनु ने पहली बार सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए चश्मा पहना। शुभा ने धानु को बेल्ट पहनाकर प्रैक्टिस करवाई और श्री पेरम्बतूर में किस तरह साजिश को अंजाम तक पहुंचाना है, इसकी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। सभी पूरी तरह से शांत और मकसद के लिए तैयार थे। 20 मई की रात को सभी ने साथ में फिल्म देखी और सो गए। सुबह हुई तो 5 लोग, शिवरासन, धनु, शुभा, नलिनी और हरि बाबू, साजिश को पूरा करने के लिए तैयार थे। श्री पेरम्बतूर में रैली की गहमा गहमी थी। राजीव के आने में देर हो रही थी। बार बार ऐलान हो रहा था कि राजीव किसी भी वक्त रैली के लिए पहुंच सकते हैं। पिछले 6 महीने से पक रही साजिश अपने अंजाम के करीब थी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने उसे दूर रहने को कहा, पर राजीव गांधी ने उसे रोकते हुए कहा, सबको पास आने का मौका मिलना चाहिए। वो नहीं जानता था कि वो जनता को नहीं, मौत को पास बुला रहा है। नलिनी ने माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकी। बस तभी साजिश पूरी हो गई। 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ। मंच से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल बेंगलोर के स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। नीना याद करती हैं कि मुझे सुमन से बात करते 2 ही मिनट हुए थे कि मेरी आंखों के सामने बम फटा। मैं आमतौर पर सफेद कपड़े नहीं पहनती। उस दिन जल्दी जल्दी में एक सफेद साड़ी पहन ली। बम फटते ही मैंने अपनी साड़ी की तरफ देखा।
वो पूरी तरह से काली हो चुकी थी। उस पर मांस के टुकड़े और खून के छींटे पड़े हुए थे। ये एक चमत्कार था कि मैं बच गई। मेरे आगे खड़े सभी लोग धमाके में मर गए थे। बम के धमाके से पहले पट 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक बड़ा सा हुश हुआ। जोर के धमाके के साथ बम फटा। जब मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा लोगों के कपड़ों में आग लगी हुई थी। लोग चीख रहे थे। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। हमें नहीं पता था कि राजीव गांधी जिंदा हैं या नहीं। श्री पेरम्बतूर में उस भयंकर धमाके के समय तमिलनाडु कांग्रेस के 3 चोटी के नेता मुपनार, जयंती नटराजन और राममूर्ति मौजूद थे। जब धुआं छटा तो राजीव गांधी की तलाश शुरू हुई। उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उनका कपाल फट चुका था। उसमें से उनका मगज निकलकर उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों में गिरा हुआ था, जो स्वयं अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। कांग्रेस के नेता मुपनार ने एक जगह लिखा था, जैसे ही धमाका हुआ लोग दौड़ने लगे। मेरे सामने शव बिखरे पड़े थे। राजीव के सुरक्षा अधिकारी प्रदीप गुप्ता अभी जिंदा थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, कुछ बुदबुदाए और मेरे सामने ही दम तोड़ दिया, मानो वो राजीव गांधी को किसी के हवाले कर जाना चाह रहे हों। मैंने प्रदीप का सर उठाना चाहा, लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मांस का लोथड़ा और खून ही आया। मैंने तौलिए से उन्हें ढक दिया। मुपनार से थोड़ी दूर पे जयंती नटराजन आवक खड़ी थी। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, सारे पुलिस वाले मौके से भाग खड़े हुए। मैं शवों को देख रही थी, इस उम्मीद के साथ कि मुझे राजीव न दिखाई दें। पहले मेरी नजर प्रदीप गुप्ता पर पड़ी। उनके घुटनों के पास में जमीन की तरफ मुंह किए हुए एक सर पड़ा हुआ था। मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, दिस लुक्स लाइक राजीव। वहीं खड़ी नीना गोपाल आगे बढ़ती चली गई, जहां कुछ मिनटों पहले राजीव खड़े थे। नीना बताती हैं कि मैं जितना भी आगे जा सकती थी गई। तभी मुझे राजीव का शरीर दिखाई दिया। मैंने उनका लोटो जूता देखा और वो हाथ देखा जिस पर गुच्ची की घड़ी बंधी हुई थी। थोड़ी देर पहले मैं कार की पिछली सीट पर बैठकर उनका इंटरव्यू कर रही थी। राजीव आगे की सीट पर बैठे थे। उनकी कलाई में बंधी घड़ी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी।